विद्यार्थियों सादर नमस्कार। हम लोग बातचीत कर रहे थे हिंदी के प्रसिद्ध कवि वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के बारे में। उनकी जो कविता है अकाल और उसके बाद, उसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। और आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि 1948 या 46 के आसपास भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसे छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है ना। तो उस अकाल में किस प्रकार से क्या स्थिति थी लोगों की, कितनी बड़ी दुर्दशा थी। और 1942 में जो कलकत्ता बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उसमें न जाने कितने लोग मारे गए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने कहीं कोई व्यवस्था नहीं की, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो भारत की क्या दुर्दशा थी, क्या स्थिति थी, उन सारी चीजों को लेकर के नागार्जुन इस कविता में अकाल का वर्णन करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इस कविता में अकाल शब्द का कहीं उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। अब देखिए, नागार्जुन के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि उनकी जो पहली कविता है 1935 में लाहौर बंधु, विश्व बंधु जो साप्ताहिक पत्र था, उसमें छपी थी। मैंने कहा ना कि लाहौर उसमें भारत में था। अभी जब बंटवारा हो गया 47 में, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में चला जाता है, ये आप जानते ही हैं। उनका पहला संकलन है युगधारा, जो 1953 में छपा था। उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 62, तालाब की मछलियां 75। और नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। पूर्णिमा के दिन मधुबनी जिले में सतलखा में हुआ था। और उनका पैतृक पैतृक जो गांव है वो दरभंगा जिले का तरोनी था। क्या गांव का नाम क्या है? दरभंगा जिला और तरोनी है। तरोनी का उन्होंने अपनी बहुत सारी कविताओं में इस्तेमाल भी किया है। ठीक है। और 1998 में उनकी मृत्यु हो जाती है। नागार्जुन ने काफी लंबा जीवन जिया और महत्वपूर्ण काम किया। जिस कविता के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो कविता 1952 में प्रकाशित हुई थी। और उस कविता में मैंने कहा नहीं कि अकाल का वर्णन किया उन्होंने। अकाल जिसमें ये स्थिति है कि अकाल इतना भयंकर पड़ा हुआ है कि कहीं कुछ भी नहीं है। और ये कविता मुझे मेरे गुरु शिव कुमार मिश्र जी ने पढ़ाई थी। उन्होंने बड़े अच्छे विस्तार के साथ इस कविता की व्याख्या की थी। और मैं आपको उसी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर चिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब देखिए, अकाल इतना भयंकर था कि यहाँ कोई मनुष्य कोई है ही नहीं है। सिर्फ पशु पक्षी जो कुछ बच गए। अकाल क्योंकि अकाल इतना पड़ गया था कि जो लोग थे वहां रहने वाले सारे उस जगह को छोड़ करके कहीं दूर जा निकले थे, यहाँ से चले गए थे वो। और वो ऐसी स्थिति है कि जहां पर सिर्फ कुछ कुतियां बची हुई, कानी कुतियां बची हुई, छिपकलियां हैं, ये जीव जंतु ही बचे, इंसान तो वहां पर है ही नहीं है। और इंसानों की जिंदगी में, इंसानों के न होने के कारण जो जीव जंतु जंतु है उनकी क्या दुर्दशा होती है और क्या स्थिति होती है, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा और चक्की उदास रही। भाई, चूल्हा चलाने वाला नहीं है और चक्की घुमाने वाला नहीं, तो उदास रहेगा ना वो। और जो कहानी यानी कि जो अंधी कुतिया है वहां पर, देखिए देखिए बाकी सारे जो ठीक ठाक जीव जंतु थे वो साथ में चले गया, तो मालिक लेके चला गया, वही वहां से चले गए। लेकिन जो अंधी कुतिया थी उसको रास्ता नहीं दिखता है, तो इसलिए बेचारी वहीं रह गई वो। और छिपकलियां गश्त लगा रही है कुछ अपने खाने पीने के इंतजाम के लिए। और कई दिनों तक चूहे जो है ना, वहां कौन है, चूहे हैं, उनकी भी हालत रही शिकस्त। जब घर के अंदर मालिक ही नहीं है तो चूहों को बेचारों को खिलाने वाला कौन रहेगा। तो चूहों की हालत तो शिकस्त होनी है। अब देखिए, कविता दो पार्ट में है, पहला पार्ट पूरा हो गया है ना, कि जो सारे जीव जंतु है उनकी हालत बहुत खराब है ना। और मैंने कहा ना कि वहां आदमी नाम का तो कोई प्राणी बचा ही नहीं है, क्योंकि अकाल इतना भयंकर था कि सब लोग कहीं दूर अपने आप को बचाने के लिए, जीवन को सिर्फ बचाने के लिए कहीं दूर चले गए कि कहीं खाना मिल जाए, कहीं अन्न मिल जाए। और भारत में कितनी गरीबी थी इसकी आप कल्पना करेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, फिर कई दिनों के बाद शायद मालिक आ जाता है, अकाल खत्म हो जाता है, तो घर के अंदर दाने आते हैं। समझिए कि मतलब कोई मनुष्य वापस लौट आते हैं शायद अकाल खत्म होने के बाद। तो कई दिनों के बाद घर के अंदर दाने आते हैं, फिर धुआं उठता है, यानी चूल्हा चलता है। पहले तो चूल्हा ही था ना भाई, अब तो गैस आ गया, अब सब कुछ टेक्नोलॉजिकल हो गया।
लेकिन पहले तो लकड़ियां जलती थी, चूल्हा जलता था, उससे धुआं निकलता था, कच्चे घर थे, सब कुछ था, है ना। तो धुआं आंगन के ऊपर से निकलता कई दिनों के बाद, और चमक उठी घर भर की आंखें, और सारा घर की आंखों में चमक आ जाती है। हमारी आंखों में चमक कब आती है? जब हमें कुछ हासिल होता है, अच्छा चीज मिलता है, जब हम भरपेट खाना खा लेते हैं, भरपेट घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो हमारी आंखों में चमक आती है। हमें कुछ सफलता मिल जाती है तो किस प्रकार से हमारी आंखें चमक उठती है। लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं, कुछ बुरा हो जाता है हमारे साथ, तो हमारी आंखें किस प्रकार से उदास हो जाती है। तो आंखों के माध्यम से कवि नागार्जुन ये बात कह रहे हैं। और कौवे ने कौवा जो ऊपर घर के मुंडेर पर हमेशा बैठे रहते हैं, वो भी पाके कुचला रहा है। मुझे भी लग रहा है कि अब कुछ खाने को मिलेगा मुझे, शायद घर के मालिक आ गए, अकाल खत्म हो गया, लोग आ रहे हैं वापस। तो इस कविता में कहीं पर भी कवि ने अकाल का इस्तेमाल नहीं किया, अकाल शब्द का यूज भी नहीं किया, और पूरे अकाल की जो त्रासदी है, पीड़ा है, उस सारे दर्द को उन्होंने कविता में अभिव्यक्त कर दिया है। कविता बहुत छोटी है, लेकिन बहुत मार्मिक, बहुत प्रभावशाली है। और इस कविता के अर्थ और इस भाव को अगर हम समझेंगे, तो किस प्रकार से नागार्जुन की जो कविता कला है, कि किस तरह से छोटे सारांश के माध्यम से या छोटी कविता के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह देना, यही कवि की विशेषता होती है ना। कहा जाता है ना, कविता बिटवीन द लाइन होती है, तो कविता बिटवीन द लाइन ऐसे ही होती है। अब इस कविता के शब्दों के माध्यम से, उन सारी परिस्थितियों के माध्यम से, जब हम कविता के उस सारे परिवेश की कल्पना करते हैं, तो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठती है। और कवि का यही काम है। कवि हमेशा उपन्यासकार की तरह विस्तार से नहीं लिखता है, कवि तो कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का हुनर रखता है। और यही शब्द विधान है। मैंने कहा ना कि आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कविता को? कविता शब्द विधान है और हृदय की मुक्तावस्था है। इस बात को मैं बार बार कहता रहा हूं। उनका जो निबंध है कविता क्या है, आप पढ़ेंगे तो कविता के बारे में बहुत कुछ क्लियर होता चला जाएगा। आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं कविताओं पर, कहानियों पर, उपन्यास पर। आप सुनिए और मेरे साथ जुड़िए, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में इसका प्रचार प्रसार करना है। और आपका दिन शुभ हो, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मेहनत डट कर करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमेशा पॉजिटिव रह करके आगे चलते रहें। गिव अप नहीं करना है, जिंदगी में हार नहीं मानना है। शब्बा खैर।